अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट 2-3 जो हमारी क्लासेस थी वो हम नेटवर्क सेक्शन पे दे रहे हैं। हमने DRX पढ़ा, PRX पढ़ा। आज हम जो है TX पढ़ेंगे और TX के बारे में हम चंद बुनियादी जो हकायक हैं वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे ताकि आपको ट्रांसमीटिंग का प्रोसेस आसानी से समझ आ सके। एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है, उसके ज़रिए हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप जब वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक आपने कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारा नॉलेज छुपा हुआ है। आप इस वीडियो को गैर ज़रूरी समझकर स्किप ना कर दिया करें, इसको प्रॉपर देखा करें क्योंकि ये लेवल 3 का कोर्स है जो कि आप लाखों रुपए दे के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, आज हम बात करेंगे TX के ऊपर के मोबाइल में जो हमारा नेटवर्क सेक्शन है इसमें ट्रांसमीटिंग किस तरीके से होती है। हमने अभी तक जितनी भी पीछे क्लासें ली हैं उसमें हमने रिसीविंग ही पढ़ी है, मतलब डाइवर्सिटी रिसीविंग पढ़ी हो या प्राइमरी रिसीविंग पढ़ी हो, तो उसमें हमने सिर्फ बाहर से आने वाली फ्रीक्वेंसी को अपने मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन के अंदर हमने इन किया है और उसके बाद हमने वॉइस सुनी है। लेकिन आज हम बात सुनाएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, पहले हम सुनते थे, अब हम सुनाएंगे। हम जो बोलेंगे वो हमारा अगला जो बात करने वाला दूसरा दोस्त है उस तक जाएगी, ठीक है। अगर मैं मोबाइल में हेलो बोलता हूं तो मेरी आवाज जो है ये ट्रांसमिट होगी और ट्रांसमिट का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसमिट कैसे होता है। सबसे पहले हम जो है ना अपनी वॉइस निकालते हैं, बोलते हैं हेलो या कुछ भी अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो हमारी जो वॉइस है वो इस माइक के ऊपर टकराती है और माइक पर जब ये हमारी वॉइस टकराती है तो इससे क्या होता है कि माइक के अंदर एक पर्दा होता है, ठीक है, जिसके अंदर थरथराहट पैदा होती है और उसकी थरथराहट को सेंस करने के लिए इसके साथ एक इसका मुकम्मल सर्किट होता है जो इस वाइब्रेशन को या थरथराहट को जो है उसको एक वॉइस सिग्नल में बदलता है और ये सिग्नल जो है यहां से माइक से होता हुआ कोडेक आईसी में जाता है। कोडेक आईसी तक ये सिग्नल जो है ये एनालॉग सिग्नल होगा या ये साउंड वेव होगी, ठीक है। उसके बाद इस कोडेक आईसी के अंदर लगा हुआ एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो इसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल के अंदर और ये RX और TX की लाइनों के जरिए ये डाटा हमारे CPU में पहुंच जाएगा। अब CPU में पहुंचने के बाद जो डाटा है ये बेस बैंड सेक्शन में जाता है और वहां पर ये डिकोड, रिसीविंग में डिकोड होता था और यहां पर इसकी कोडिंग की जाती है, ठीक है। इसको कोडिंग करते हुए इस डिजिटल डाटा को अब ये क्यूलिंग प्रोटोकॉल के जरिए RFIC के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। RFIC इसको प्रोसेस करता है और उसके बाद ये ट्रांसमिटिंग के लिए अपनी लाइंस को आउट करता है, ठीक है। RFIC अपनी लाइंस को आउट करेगा, ठीक है, तो ये लाइनें जो 4G के बैंड्स होंगे वो 4G IC में चले जाएंगे और जो बैंड्स 2G के हैं वो 2G में चले जाएंगे और इस तरीके से ये 4G PA अपने बैंड्स को एम्पलीफाई करेगा, 2G PA जो है वो अपने बैंड्स को एम्पलीफाई करेगा और इस तरीके से वो जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 4G IC जो है इस सिग्नल को यहां से इस डुप्लेक्सर के अंदर से ट्रांसमिट करवाएगा और डुप्लेक्सर की ये एंटीना वाली पिन जो है ये 2G IC के अंदर इन है, ठीक है। ये 2G IC के अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि यहां पर ये 2G IC के अंदर जो है ना हमारा एंटीना स्विच मॉड्यूल जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये एंटीना वाली लाइन जो है डुप्लेक्सर से होती हुई सीधी यहां पर आ रही है, ठीक है। अब जो 4G PA ने फ्रीक्वेंसी को बूस्ट किया था, ठीक है, एम्पलीफाई किया था, ये फ्रीक्वेंसी यहां से ट्रांसमिट होती हुई एंटीना वाली लाइन से ये सीधी इस एंटीना स्विच मॉड्यूल के अंदर आई और यहां से ये
2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ हवा के अंदर वो ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, इसको हवा में धकेल दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो 2G के बैंड्स थे ये 2GPA में आए, और 2GPA ने उस लो फ्रीक्वेंसी के या जो है लो फ्रीक्वेंसी के जो बैंड्स थे इनको एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद इसने भी इसके अंदर जो एंटीना स्विच मॉड्यूल लगा हुआ है उसको ये दिया, और उसने 2.5 लाख किलोमीटर की फी सेकंड की स्पीड से जो है ना ये ट्रांसमिट कर दी हवा के अंदर। अब ये ट्रांसमिट होने वाला जो सिग्नल है ये एक बरकी मकनातीसी लहर है जो कि हवा में जाएगी टावर से सैटेलाइट, और इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, और ये घूमती घुमाती हमारे सारिफ के फोन तक जाएगी, और उसके एंटीना पर जब पहुंचेगी तो वहां से रिसीविंग का अमल शुरू हो जाएगा। मतलब हम जो बात यहां से करते हैं वो ट्रांसमिट होती है, और जो बात अगला बंदा वहां से करता है वो वहां की ट्रांसमिट होगी। ठीक है, उसकी ट्रांसमिट हमारी रिसीविंग बनती है, और हमारी ट्रांसमिट उसकी रिसीविंग बनती है। ठीक है, और इस ट्रांसमिट के अमल में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, ये जो आईसी जिम्मेदार हैं उनमें माइक है, कोडेक आईसी है, सीपीयू है, आरएफ आईसी है, 2G आईसी है, 4G आईसी है। ठीक है, ये 2GPA होता है, 4GPA। ठीक है, डुप्लेक्सर है। तो इतने जो है ना कंपोनेंट वो जिम्मेदार है हमारी ट्रांसमिट करवाने के लिए। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सादा सा आसान सा सर्किट है इसका। ठीक है, और ये जो सर्किट है ये अभी तक हमने जो TX, RX और PRX पढ़ा है ये चाइनीज फोनों का जो है ना, जिस तरह इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, इन मॉडल्स का पढ़ा है। ठीक है, इंशाल्लाह जो हम आगे चल के सैमसंग का जो जितना भी रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का सेक्शन है उसकी भी वीडियो लेके आएंगे, ताकि सैमसंग के बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि उसका जो नेटवर्क सेक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको आसानी से इसकी समझ लग जाए। सबसे पहले हम जो आवाज बोलते हैं या जो भी अल्फाज बोलते हैं वो वॉइस की शक्ल में माइक पर टकराते हैं, माइक से एनालॉग सिग्नल बन के वो कोडेक आईसी में जाएंगे। कोडेक आईसी के अंदर जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है वो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और ये डाटा RX TX की लाइनों के जरिए सीपीयू में जाएगा। सीपीयू इसको बेसबैंड सेक्शन के अंदर जो है इसकी कोडिंग करेगा, और ये कोडिंग करने के बाद क्यू लिंक प्रोटोकॉल के जरिए ये जो है डिजिटल डाटा ही RFIC के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब RFIC तक ये डाटा डिजिटल रहेगा, लेकिन RFIC से जब ये डाटा आउट होगा तो यहां पर जो है ना ये दोबारा से जो है एनालॉग सिग्नल RF रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये इतनी मजबूत नहीं होगी तो इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो जो बैंड्स 2G के होंगे उनको 2G IC के अंदर भेज दिया जाएगा ताकि वो 2G IC इसको एम्पलीफाई कर सके, 2GPA जो होता है, और जो 4GPA है वो 4G के बैंड्स को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, अब जो 2G वाले हैं वो तो 2G के अंदर से ही एंटीना स्विच से होते हुए हवा में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो 4G ने एम्पलीफाई किए और उसके बाद वो एक डुप्लेक्सर के जरिए इसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, हमने लास्ट डुप्लेक्सर की क्लास में पढ़ा था कि डुप्लेक्सर की जो है ना 3 पिनें होती हैं और बाकी पिनें सारी ग्राउंड होती हैं। ठीक है, तो ये TX वाली पिन जो है वो 4GPA के साथ कनेक्टेड है। यहां से ये लाइन डुप्लेक्सर की 3 नंबर पिन पर आएगी, और यहां से जो है ये एंटीना से होती हुई इस 2GPA में आ जाएगी, और 2GPA में आने के बाद 2GPA के अंदर जो लगा हुआ है हमारा एंटीना स्विच मॉड्यूल, ठीक है, ये इसको जो है ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, और ये ट्रांसमिटिंग जो है वो 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से होती है। तो ये यहां से जब ट्रांसमिट होगी तो ये बरकी मकनातीसी लहर बनकर हवा में जाएगी। ठीक है, फिर आगे ये जो टावर है, टावर इसको कैच करेगा, वो टावर इसको केबल के जरिए भी दूसरे मुल्कों तक पहुंचा सकता है, वो टावर इसको सैटेलाइट के जरिए भी, जिस तरह का भी कम्युनिकेशन सिस्टम उस एरिया में अवेलेबल होता है उस तरीके से वो प्रोसेस होता है। तो हमने आज TX के बारे में समझा। अच्छा, यहां पर CPU से जो है ना हर IC की
कम्युनिकेशन भी होगी प्रोटोकॉल के जरिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखें RFFE डेटा और क्लॉक ये RFIC के अंदर CPU से जा रहे हैं। ठीक है, ये 2GPA है तो इसको भी RFFE डेटा और क्लॉक की लाइन मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से 4GPA है तो इसको भी डेटा और क्लॉक की लाइन जो है वो चाहिए, ये CPU से कनेक्ट होती है ताकि CPU अपने हर स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करता रहे। उसके बाद ये देखेंगे 2GPA है ना, अगर इसने अब काम करना है, इसने एम्प्लीफिकेशन करनी है अपने बैंड्स की, तो इसको पावर चाहिए, तो इसको पावर के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो ये देखें ये VPH वोल्टेज इसको मिलते हैं, उसके बाद VIO 1.8 वोल्टेज इसको मिलते हैं। ठीक है, ताकि 2GPA अपना काम कर सके। इसी तरीके से 4GPA है तो उसको VPA या APT वाले वोल्टेज चाहिए होते हैं, और उसके बाद VIO 1.8 के वोल्टेज एक जगह या दो जगह पे मिलते हैं। इसी तरीके से ये हमारा जो है अपना RFIC है तो इसके अंदर भी जो है VIO 1.8 वोल्टेज, VRF 1.8 वोल्टेज और VRF 1.0 वोल्टेज जो है वो इसको वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो जो क्लास करेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में जो है ना एक डिजिटल सर्किट होता है और एक एनालॉग सर्किट होता है। ठीक है, तो डिजिटल सर्किट क्या है और एनालॉग सर्किट क्या है इसको समझेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको जो है ना जरूर शेयर किया करें ताकि किसी दूसरे दोस्त का भला हो और उसको सीखने को मिले। ये जितना भी कोर्स हम आपको करवा रहे हैं ये पेड लेवल का कोर्स है और हम कोशिश करते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं, हम इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं देते लेकिन हम आपको जितनी जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप जो है उससे कुछ ना कुछ आपको फायदा हासिल हो। ठीक है, और अगर आप इसको मजीद अच्छे से समझना चाहते हैं कि इसकी जो कंप्लीट वर्किंग है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये CPU अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, RFIC अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, डुप्लेक्सर अपना काम कर रहा है, 4GPA अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या 2GPA अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी जो कि आप यहाँ पर हमारे पास आके कर सकते हैं। ठीक है, हमारी अगली क्लास जो है वो 5 तारीख अगस्त के महीने में शुरू हो रही है। तो जो दोस्त फिजिकली यहाँ पर आके लाइव क्लास लेना चाहते हैं या प्रैक्टिकली यहाँ पर बैठ के काम सीखना चाहते हैं तो वो लोग अपनी जो है बुकिंग कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम इंशाल्लाह वो कमेंट के अंदर डाल देंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।